तुम्हें अपनी मामा से खुलकर बात कर लेनी चाहिए फारिया। मेरे ख्याल में अब बहुत सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। रास्ते में नाइल ने उसे कहा था, जिस पर फ़कत वो खामोश रहती, किसी गहरी सोच में डूबी थी। और जब वो दोनों एक साथ हॉल में दाखिल हुए तो अपने कमरे से निकलती रुखसार बेगम को ये मंजर और ये साथ एक आंख नहीं भाया था। ओह, तो मेरे बेटे को इस रिश्ते से इतना लगाव हो गया कि अब डिनर पर भी जाना शुरू कर दिया है। इतनी गुंजाइश कैसे निकल आई नाइल? वो सरापा सवाल बनी सामने थी। नाइल बेख्तियार गहरा सांस भरकर रह गया। अभी थोड़ी देर पहले एक पेशी वो भुगत कर आए थे, अब दूसरी। जब से एक दूसरे को मियाँ बीवी के तौर पर कबूल किया है। जवाब फारिया की तरफ से आया था, जो जो क्यों क्यों शोहर कबूल किया है तुमने मेरे बेटे को? ये भी उसी घर का बेटा है ना, जिस घर से तुम दोनों माँ बेटी नफरत करते हो। सिर्फ आपको ये तकलीफ देने के लिए मैं आपको इसी दर्द से हमकिनार करवाना चाहती हूँ जो इतने सालों से हम माँ बेटी के दिल में था। वो भी जवाबन तल्ख हुई। तुम्हारी माँ तो मेरे शोहर की मोहब्बत में मुब्तला थी, तुम मेरे बेटे की मोहब्बत में मुब्तला हो गई हो क्या? तुम चलो कमरे में, मामा मुझे आपसे बात करनी है। नाइल उनकी लड़ाई को तूल में जाता देखकर फारिया से कहता माँ की तरफ आया। नहीं नाइल, मुझे आज इस लड़की को इसकी औकात याद दिलानी है, जो कब से हमारे सरों पर नाच रही है। उनके लहजे में जहर था। नाइल बालों में हाथ फेरता खुद को रिलैक्स करने लगा, फिर फारिया को बाजू से पकड़ता वहां से अपने साथ लिए कमरे में आ गया, जबकि रुखसार बेगम नाइल की इस हरकत पर गुस्से से बल खाकर रह गई। प्लीज़ फारिया, मुझे मम्मा से बात कर लेने दो, उसके बाद जो दिल आए वो करना। क्या बात करोगे अब उनसे? यही कि फारिया को माफ़ कर दें? मुझे तुम्हारी मम्मा की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है नाइल, वो चटक कर बोली। मुझे आप दोनों औरतों की सुलह से गर्ज नहीं है। मेरी तरफ से सारी उम्र यूं ही लड़ते रहें एक दूसरे से, मगर मुझे माफ़ रखें इस लड़ाई से। मम्मा से भी मुझे यही बात करनी है कि मुझे फारिया को छोड़ने का कभी मत कहिएगा, और तुमसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि तुम मम्मा से बेशक लड़ो, मगर एक हद तक। अपने मुंह से जितनी चाहे गोलाबारी करो, मगर इज्जत के जामे में रहकर, क्योंकि आप दोनों औरतों को ना तो मैं समझा सकता हूँ और ना छोड़ सकता हूँ, और ना ही खुद को इस सब से परे रख सकता हूँ। इसलिए मेरे आसाब से इतना मत खेलें। नाइल उकताए हुए लहजे में कहता वॉशरूम में चला गया, और फारिया पाँव पटक कर वहीं बेड पर टिक गई। इस औरत से जान छुड़वानी है मुझे, नफरत है मुझे तुम्हारी माँ से नाइल। वो दिल ही दिल में बोलती हीरा बेगम का सोचने लगी, जिनको कल मिलकर नाइल के लिए राजी करना उसे अब बहुत ही मुश्किल लग रहा था। अब कॉफ़ी पिला दोगी? नाइल बाहर आया तो उसे गुमसुम बैठे देखकर कहने लगा, जिसने हस्बे मामूल एक अदद घूरी से उसे नवाजा। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझ पर गुस्सा करके गए थे। माफ़ कीजिए मलका आलिया, जिसे आप अपनी शान में गुस्ताखी समझ रही हैं ना, वो इस लाचार इंसान की एक आजिज़ाना दरख्वास्त थी। नाइल यूं बोलता उसे कह कहा लगाने पर मजबूर कर गया। अब आए हो ना लाइन पर? फारिया ने बेख्तियार उसके करीब आकर उसके गीले बालों में हाथ चलाया। तुम्हें तरीका आता है मुझे लाइन पर लाने का? नाइल उसके अंदाज पर महजूज हुआ। तुम्हारे खानदान को अभी तक मैं लाइन पर ला तो नहीं सकी। बस अब यही बात खत्म करो, कॉफ़ी लेकर आओ। कभी तो मुझे भी कोई शोहराना हकूक दे दिया करो। नाइल उसकी बात काटता ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। अभी भी तुम्हें मुझसे शिकायत है? अभी भी? फारिया ने आंखें दिखाई, जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फारिया शर्म और गुस्से से सुर्ख होती उस पर कुशनों की बारिश करने लगी, जो खिलखिलाता हंसता हुआ उसके कुशन फेंके हुए जमा करता गया। वो कॉफ़ी बनाने किचन में आई तो रुखसार बेगम को वहां खड़े देखकर भी नज़रअंदाज करती कॉफ़ी मेकर की तरफ आई। इन ओछे हथकंडों से तुम मेरा बेटा हासिल नहीं कर सकती। वो जानती थी कि नाइल रात को कॉफ़ी पीकर सोने का आदी था, इसलिए वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने किचन में आई थी, मगर उसे भी कॉफ़ी के लिए आता देख खुद को कहने से रोक नहीं पाई, हासिल कर चुकी हूँ। आप किसी भूल में मत रहें कि आपका बेटा अभी सिर्फ आपका है। फारिया फखरिया मुस्कुराई। मेरा बेटा तुम्हारी तरफ देखे बिना किसी खुशफहमी में ना रहो तुम। अफसोस, मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ रहा है कि आपका बेटा मुझे देखने के लिए पल पल मर रहा है, बल्कि मेरी कुर्बत के लिए हमेशा बेचैन रहता है। और शायद आपको तब यकीन आएगा जब मैं उसे पूरी तरह अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके इस आफंदी हाउस से ही ले जाऊंगी। आपको क्या लगता है मुझे आपके बेटे से मोहब्बत हो गई है? बिल्कुल नहीं। जितनी नफरत मुझे आपसे और आपके ख़ानदान से है ना, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मगर मुझे आपके इकलौते और प्यारे बेटे को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर वैसे ही इस घर से ले जाना है, जैसे आपने मेरे बाप को ले जाकर मेरी माँ से दूर किया था। मुझे आपको उसी अजियत से दो चार करना है जिससे मेरी माँ हुई थी, और बहुत जल्द।
فاریہ جلانا چاہ رہی تھی اور اس کا تیر صحیح نشانے پر ہی لگا تھا۔ رخسار بیگم جل کر راکھ ہو گئی تھی، مگر جب فاریہ کی نظر لب بھینچے نائل پر پڑی تو اس کا چہرہ ہی دھواں دھواں ہوا۔ آؤ نائل، تم بھی تو سنو، تمہاری یہ نام نہاد بیوی آخر کہہ کیا رہی تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا مقصد صرف دولت کے ساتھ ساتھ مجھ سے بدلہ لینے کا تھا، جس کے لیے انہوں نے تمہیں استعمال کیا اور ابھی اور کرنا چاہتی ہے۔ تمہیں اس گھر سے لے جانے کے خواب دیکھ رہی ہے یہ۔ رخسار بیگم نائل کو متوجہ کرتی اپنی بھڑاس نکالنے لگی، جبکہ فاریہ سے تو سر ہی نہ اٹھایا گیا۔ وہ بن دیکھے ہی محسوس کر سکتی تھی کہ نائل ابراہیم سپاٹ چہرہ لیے اسے مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں مما، آپ فضول باتوں پر یقین کر کے خود کو پریشان نہ کریں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، میں کبھی بھی آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میں اس لڑکی کو اب ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو اسی وقت یہاں سے دفع کرو۔ وہ کسی صورت معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آپ مجھے اس گھر سے کبھی نہیں نکال سکتی، کبھی بھی نہیں۔ فاریہ اپنی شرمندگی ایک سائڈ پر رکھتی رخسار بیگم کو جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ دھکے دے کر نکالوں گی میں تمہیں، اور آج ہی۔ نائل، اگر میرے بیٹے ہو تو نکالو اسے اس گھر سے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رخسار بیگم کو جیسے اس کے چیلنج پر طیش آیا تھا، اس لیے ضدی لہجے میں نائل سے بولیں، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ۔ نائل نے فاریہ سے کہا۔ کمرے میں کیوں؟ اس گھر سے نکالو گے اس فتنہ پرور لڑکی کو؟ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ ماں نے بھی 25 سال پہلے اسی طرح میرا شوہر چھیننے کی کوشش کی تھی، اور آج بیٹی میرا بیٹا چھین لینا چاہتی ہے، اور میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ان کا لب و لہجہ نہایت سخت تھا۔ آپ کی اجازت مانگی کس نے ہے؟ آپ کو تو میں نے کہا فاریہ کمرے میں جاؤ اپنے۔ اب کی بار بات کاٹتا نائل غصے میں بولا، تم مجھے جاؤ۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ فاریہ اس کے غصیلے تاثرات کو دیکھتی وہاں سے جانے لگی، مگر ابراہیم افندی اور آغا جان کو کچن میں آتا دیکھ کر رکی تھی، جو ابھی ابھی باہر سے واک کر کے اندر آئے تھے، مگر شور کی آواز پر اس طرف آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابراہیم افندی نے گرم ماحول دیکھتے سوالیہ نظروں سے رخسار بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ لڑکی اس گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں ہے ابراہیم صاحب، اور اب کی بار نہ آپ اور نہ ہی چچا جان مجھے دلائل سے چپ کروا سکتے ہیں۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، مگر مجھے اپنا بیٹا اس لڑکی کے آس پاس گوارا نہیں ہے۔ وہ چٹک کر بولتی فاریہ کو بہت بری لگی۔ بمشکل وہ خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھ پائی تھی، اور وجہ نائل تھا، جو مٹھیاں سختی سے بھینچے جیسے بہت تحمل سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رخسانہ؟ یہ کوئی ٹائم ہے اس بحث کا؟ چلو سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، صبح بات کریں گے۔ آغا ہاشم نے جیسے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں چچا جان، مجھے ابھی اسی وقت فیصلہ چاہیے۔ یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں؟ وہ دو ٹوک بولی۔ رخسار، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابراہیم افندی برہمی سے کہہ اٹھے۔ آ رہی ہے مجھے سمجھ، بلکہ بہت اچھے سے اس لڑکی کے پلان کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ نائل کو ہم سب سے چھین کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد صرف نائل کو ہم سے دور کرنا ہے۔ فور گاڈ سیک مما، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ جو مجھے میری ماں سے کوئی دور لے جانے کی کوشش کرے گا تو میں چل دوں گا۔ آپ ایک بے بنیاد بات پر پریشان ہو رہی ہیں، اس پر نہ صحیح مجھ پر تو اعتبار کریں۔ پلیز اس طرح کی ٹینشن کریٹ مت کریں۔ نائل تحمل سے بولتا آخرکار منت بھرے لہجے میں ان کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ ناکام ہوا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے نائل، تم جس قدر اس پر لٹو ہو رہے ہو پچھلے کچھ دنوں سے، جو تم اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہو، سب پتہ لگ رہا ہے۔ آخر اس نے تمہیں اپنے حسن میں الجھا ہی لیا نا۔ ویسے بھی ان ماں بیٹی کا شروع سے ہی وتیرہ رہا ہے اپنے حسن سے مردوں کو لبھانے کا۔ آخر سوائے حسن کے ان کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ کردار، نہ تربیت۔ پتہ نہیں لندن میں بھی ماں نے اسے اسی کام۔ انف از انف مما، بس کریں۔ وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا غصے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ کو یہ اس گھر میں گوارا نہیں، مگر میں اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، اور میں اسے پوری رضامندی کے ساتھ بیوی مان چکا ہوں۔ میرے اختیار میں یہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو اس گھر سے جاتا دیکھوں، مگر ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ میں خود اس گھر سے ہی چلا جاؤں تاکہ آپ سب کو سکون آ جائے۔ آپ سب دن رات صرف اپنی اپنی انا کے لیے مجھے کتنا پریشان کر رہے ہو، اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ میں کس قدر بے بسی سے یہ روز روز کی اذیت برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں۔
बस अगर पता है तो वो नफ़रत जो खुलेआम आप लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, ये सोचे बिना कि मैं इस नाम निहाद नफ़रत की वजह से किस कदर तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ। एनीवेज़, बहुत शुक्रिया आप सबका इस तरह मेरी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए कि दिल करता है कि कहीं जाकर सर दे मारूं ताकि सबकी जान छूट जाए। नाइल ने ज़ख्मी लहजे में सबकी तरफ सर्द निगाहों से देखा और आखिरी काटदार नज़र उसने लब काटती फारिया पर डाली थी, जो कि सुन सी खड़ी थी। वो किचन से निकलता चला गया। नाइल, इब्राहिम आफंदी उसके पीछे लपके। आगा हाशिम ने भी एक मलामती नज़र रुखसार बेगम पर डाली और चले गए, जो नाइल की आखिरी बात पर दहल गई थी और उसके इस तरह जाने पर परेशान हुई थी, जबकि फारिया धुंधलाई आंखों समेत अपने कमरे की तरफ भाग गई। नाइल, क्या हो गया है? तुम तो इस तरह कभी जज्बाती फैसले नहीं करते थे। आगा हाशिम और इब्राहिम आफंदी उसे गाड़ी के पास ही रोक चुके थे, जो उनकी बात पर सख्ती से लब भींच गया था। हमें मालूम है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। हमें यह फैसला तुम्हारे सर पर नहीं थोपना चाहिए था, मगर मुझे इस फैसले पर एतराज़ कल था, मगर आज नहीं है। मैं उसे कबूल कर चुका हूँ, मगर मम्मा उसे किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि ये तलखी सिर्फ ज़ुबानों की हद तक थी, मगर अब वो डिमांड करने लगी हैं तो क्या मैं इसके खिलाफ एहतजाज भी ना करूं? वो बाप की तरफ देखता शिकवा कर गया, जिन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे शेर बेटे हो तुम, और मैं जानता हूँ कि तुम ना तो अपनी माँ को नाराज़ कर सकते हो और ना फारिया की हक तलफी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करता हूँ। उनको कोई आसान राह निकालने की दरख्वास्त करता हूँ, जिससे ना तुम्हें मसला हो और ना उनको। अब रुखसार बेटी को दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। ये रोज़ की मुहाज़राई अब ख़त्म हो जानी चाहिए। तुम परेशान ना हो और ना ही इस तरह के रिएक्शन देकर हमें परेशान करो। बहुत जल्द इसका हल ढूंढ लेंगे, या फिर फारिया को तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे, जो ऑलरेडी तुम उसके नाम कर चुके हो। आगा हाशिम के हल पर वो गहरा सांस भरकर रह गया। वो इस तरह करके अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर फिलहाल खामोश रहा। फारिया कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती गहरे इज़्तिराब में मुब्तला थी। वो नाइल का नंबर डायल करने लगी, मगर उसका मोबाइल बेड पर ही पड़ा देखकर झुंझला गई। उफ, कहाँ चले गए हो नाइल? मेरी बात तो सुन लो। फारिया परेशान होती खुद को कोसने लगी, जिसने बिना सोचे समझे रुखसार बेगम को वो सब कह दिया था, और नाइल शायद ये सब सुनकर उससे खफा हो गया था। तभी नाइल कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखती फारिया ने तशक्कुर भरा सांस लिया, जो बिना उसकी तरफ देखे बेड पर जाकर बैठ गया और मोबाइल पकड़कर उसके साथ लग गया। वजह फारिया को मुकम्मल इग्नोर करना थी, जिससे वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा था, और फारिया की तो जैसे जान पर बन गई। नाइल, वो उसे पुकारती उसके करीब आई, जो बिना कोई रद्द अमल दिए मोबाइल में गुम रहा था। नाइल, प्लीज़ बात सुनो मेरी, मुझे तुम परेशान कर रहे हो। वो करीब आ टिकी। कोई बात रह गई है सुनने को तो वो भी कह दो, बस पाट लहजे में कह गया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम जानते हो ना, मैं बिना सोचे समझे सब बोलती चली गई, सिर्फ तुम्हारी मम्मा को जलाने की खातिर। फारिया सच्चाई बयान करने लगी, मगर नाइल उठ खड़ा हुआ जैसे सुनना ही ना चाह रहा हो। फारिया ने उसका हाथ पकड़ा। नाइल, ऐसे ना करो, मुझसे खफा मत हो, वरना मैं रो दूंगी। वो रूहान से लहजे में बोलती उसके साथ लग गई। नाइल ने एक गहरा सांस भरा। रोने से पहले ये बात कंफर्म करो कि मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं। बहुत करती हूँ। तुम्हारे ख़ानदान से नफ़रत के बावजूद, अपनी मम्मा की नाराज़गी के बावजूद तुमसे ताल्लुक़ कायम किया है। मैंने वो सब तुम्हारी मम्मा की वजह से कहा था, वरना तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखा है। तुम यूं खफा मत हो, मेरी जान जा रही है। वो हारे हुए लहजे में बोलती नाइल को पुरसकून कर गई। मुझे बस यही सुनना था, वरना मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि तुम ये कह रही हो कि मैं नाइल से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि इस बात पर आया कि मम्मा को इस तरह गलत बयानी से गुस्सा दिलाने की क्या ज़रूरत थी। वो पहले ही बहुत खफा और बदजन है, इस तरह से उन्हें मज़ीद बदजन करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं अब सब कुछ सेटल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और मदद भी बस इतनी कि प्लीज़ जितना हो सके उनसे उलझने से परहेज़ करो। नाइल की बात पर वो मुत्तफिक तो नहीं हुई थी, मगर चुप ज़रूर हो गई, क्योंकि उसे नाइल से ज़्यादा किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं डर गई थी। वो अपने खौफ का इजहार कर गई, जो थोड़ी देर पहले रुखसार बेगम की डिमांड और ऊपर से नाइल की नाराज़गी की वजह से अवध आया था। अपने दिल से सारे डर निकाल दो, क्योंकि नाइल ना तो फारिया को खुद से दूर कर सकता है और ना ही किसी और को इस बात की इजाज़त देगा कि वो मेरी बीवी को मुझसे दूर करने की बात भी करे। मैं कभी तुम्हें उस चीज़ पर खौफजदा नहीं होने दूंगा कि कभी तुम्हें कोई इस घर से या मेरी ज़िंदगी से निकाल सकता है। वो उसके दिल के सारे डर निकाल कर ले गया।
फारिया के अंदर तक सुकून की लहर उतरी थी। अब तुम नाराज नहीं हुआ करोगे ना मुझसे? वो अपना हाथ आगे को फैलाती जैसे वादा लेना चाह रही थी। नाइल उसकी चालाकी पर हंस पड़ा। खैर, नाराज होने का तो मुझे पूरा हक है और मनाना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो साहब बहादुर अब मान गए हैं ना, इसलिए गुड नाइट। वो नाइल के साथ ही तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आई, जहां रुखसार बेगम ने दोनों को एक साथ आता देखकर चेहरे का रुख मोड़ लिया। नाइल जानता था उनकी नाराजगी, इसलिए फकत खामोशी से नाश्ता किया और फारिया को इशारा करता सबको खुदा हाफिज कहता वहां से निकल पड़ा। देखा आपने नाइल को कैसे नजरअंदाज करके गया है मुझे? रुखसार बेगम बरहमी से इब्राहिम आफंदी से गोया हुई। फारिया का यूं नाइल के साथ जाना उनका खून जला गया। जिस तरह तुम सुबह से उससे मुंह फेर रही हो, वो फिर चुप ही करेगा ना। दूसरा, तुम्हें मालूम है कि नाइल सुबह सुबह की बहस पसंद नहीं करता, इसलिए यूनिवर्सिटी से आकर तुमसे बात कर लेगा। इब्राहिम आफंदी ने उनको रिलैक्स करने की कोशिश की। दूसरी तरफ नाइल ने फारिया को हिरा बेगम के घर छोड़ा और 2 घंटे बाद पिक करने का कहकर वहां से चला गया। मम्मा तो इस वक्त उठी भी नहीं होंगी। चौकीदार उसे देखकर दरवाजा खोल चुका होगा। फारिया सीधा हिरा बेगम के कमरे में आई, जहां से बातों की आवाज आ रही थी। ये 9 बजे कौन आ गया? वो हैरत में मुब्तला उनके दरवाजे के करीब आई, जहां से आती आवाज उसे वहां रुकने पर मजबूर कर गई। तुम्हें अब तीसरी शादी के लिए सोचना चाहिए। मुझे हैरत हुई तुम्हें देखकर, अभी भी उस इब्राहिम की मोहब्बत में पागल बनी फिर रही हो। बिलाशुबा यह आवाज़ फरवा आंटी की थी, जो कि हिरा बेगम की फर्स्ट कज़न थी और फारिया उनके पास ही 7 साल गुजार कर आई थी। इब्राहिम मिल जाए तो मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इब्राहिम इब्राहिम मिल जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हिरा बेगम के मुस्कुराकर बोलने पर फारिया, जो फरवा की बात पर पहले ही साकित थी, अपनी माँ की जुबान से सुनती ठिठक गई। उसके दिमाग में रुखसार बेगम की सारी बातें गूंजने लगीं जो उन्होंने हिरा बेगम के बारे में की थी। इब्राहिम तुम्हें तब भी इतनी कोशिशों से नहीं मिल सका था, तो अब कैसे मिल सकता है? तब भी मैंने तुम्हें कहा था कि छोड़ दो उसका पीछा। नदीम भी अच्छा खासा था, दूसरा प्यार भी तुमसे इतना करता था, मगर तुम पागल बस इब्राहिम को पाने के लिए ही सब कुछ करती रही। फरवा के इंकशाफ पर फारिया दम साधे वहीं खड़ी रही। उसके दिलो दिमाग जैसे सुन्न होकर रह गए। मोहब्बत हो गई थी मुझे इब्राहिम आफंदी से, तो क्या करती फिर? अगर वो डाइन हमारे बीच ना आती तो इस वक्त मैं मिसेज इब्राहिम होती। मैं अपनी कोशिश में कामयाब होने ही वाली थी। अगर उस रात राहीला कमरे में ना आती, जहां मैंने इतने प्लान से नदीम और रुखसार को एक साथ बंद किया था, मगर राहीला नामी उस चुड़ैल ने आकर सारा मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया और इब्राहिम रुखसार को तलाक न दे सका। हिरा बेगम ने अपने माजी को ताज़ा करते हुए जैसे जहरखंद लहजे में कहा था। दूसरी तरफ फारिया अपनी माँ का इतना घिनौना रूप देखकर मुंह पर हाथ रखती बैठती चली गई। वहीं फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होना था हिरा। इब्राहिम को अपनी बीवी पर बहुत एतबार था। खैर, मैंने तो तब भी समझाया था कि ना करो ये सब, और तब भी समझाया जब तुम उस आसिफ गौरी से शादी कर रही थी, सिर्फ नदीम आफंदी को जलाने के लिए। और फिर वही हुआ, शादी के कुछ साल बाद ही तलाक लेना पड़ी कि उसकी शराब नोशी की वजह से तुम नहीं रह पाई उसके साथ। अब भी कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा आदमी देखो और शादी करके आराम करो। और ये इस उम्र में कभी किसी मर्द के साथ और कभी किसी मर्द के साथ डेटों पर जाना बंद करो। फरवा बेगम शायद उनको सच में समझाने पर तुली थी, इसलिए सब कहती इस बात से अनजान थी कि बाहर बैठी फारिया गम, गुस्सा और शर्मिंदगी की किस दलदल में धंसती जा रही थी। उसने बेइख्तियार अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर अपनी सिसकी का गला घोंटा, वरना जो पर्दा आज उसकी आंखों से हटा था, उसका दिल कर रहा था कि ऊंची ऊंची आवाज में रोए। जिस माँ पर फखर के साथ साथ वो इतने माँ नाइल और उसके खानदान के साथ लड़ती आ रही थी, आखिर में वही माँ उसकी शर्मिंदगी का बाइस बनेगी, उसने सोचा भी ना था। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे फारिया की तलाक दिलवा कर वकार के साथ शादी करवानी है। तुम्हें पता है उसके बदले वो आधी जायदाद हमारे नाम करने को तैयार है, और सबसे अच्छी बात कि अपना दुबई वाला अपार्टमेंट और होटल भी। हिरा बेगम खुशी से बता रही थी, जबकि फरवा ने तासुफ से देखा था। उनका लालच उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं था। तुम क्यों फारिया का बसा बसाया घर उजाड़ने पर तुली हो? क्योंकि मुझे जहर लगते हैं वो सब, वो रुखसार और उसकी बहन। और मैं भी आपको जहर लगती हूँ ना? फारिया से और बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए कमरे में दाखिल होती भीगे लहजे में पूछती। हिरा बेगम का सांस खुश्क कर गई। वो शुशदर सी उसे देखने लगी, क्योंकि फारिया के तासुरात बता रहे थे कि वो सब कुछ जान चुकी है। फारिया मेरी जान। खामोश।
फारिया हलक के बल चीखी थी। मत लें मेरा नाम आप, मत पुकारें मुझे अपने मकरो फरेब ज़दा ज़ुबान से। मैं समझती रही कि मेरी माँ दुनिया की मजलूम तरीन हस्ती है, जिसका घर किसी और औरत ने उजाड़ कर रख दिया, जिसने इतने साल बग़ैर बाप के मुझे हर सहूलत दी और ख़ुद मुआशरे के रहमो करम पर रही। मगर नहीं, सब झूठ था, सब एक फ़रेब, एक जाल था, मुझे उलझाने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। फारिया के लहजे में टूटे एतमाद की किरचियाँ साफ महसूस की जा सकती थीं। हिरा बेगम एक पल को शर्मिंदा हुई, मगर दूसरे ही पल जैसे किसी डर से आज़ाद हुई। क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हारा ही शौक था अपने ख़ानदान में जाकर शादी करने का, मैंने नहीं कहा था? मैं तो बिना शादी के ही उनसे तुम्हारा हक लेना चाहती थी, मगर तुम्हें उनसे बदला लेना था। वो उल्टा उस पर भड़क उठी। फारिया ने आंसू साफ करते तासुफ से उन्हें देखा। मुझे आपकी बातों से जितनी ठेस पहुंच सकती थी ना, पहुंच गई, मगर अफसोस कि आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही कि आप अपनी ही बेटी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आप सिर्फ जायदाद के लिए मुझे वहां भेजना चाह रही थी, मगर मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला होकर आपकी अजियत का बदला लेने के लिए उन लोगों में गई जिनको बाप के ज़िंदा होते हुए कभी नहीं देखा था। फारिया बेटे बैठो, आप यहाँ आराम से बात करते हैं। फरवा आंटी ने जैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहा। मैं यहाँ बैठना तो दूर, एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। आपका बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी बदौलत मुझे असलियत पता चली और ये पता लगा कि जिसे माँ समझकर मैं सब कुछ कर रही थी वो माँ थी ही नहीं। मेरी माँ तो आज से 25 साल पहले ही मर चुकी थी। फारिया तल्खी से कहती एक नफरत से भरपूर निगाह हिरा बेगम पर डालती वहाँ से निकलती चली गई और हिरा बेगम ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी।